नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र की एनडीए सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस की सोची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा नेताओं के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रेरणा पुरुष है, इसलिए वे उनके लिए भारत रत्न चाहे या सुशासन दिवस मनाए तो उसमें राजनीति बूझना गलत है। मगर कांग्रेस और विपक्ष ने राजनीति बूझी। आरोप लगा कि यह तो अल्पसंख्यक या कि ईसाइयों के त्योहार को हाशिए में डालने जैसा है। संसद में हंगामा हुआ। नवोदय विद्यालयों और मानव संसाधन मंत्रालय के परिपत्रों ने विपक्ष को मौका दिया। विपक्ष ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को घेरा। सीधा आरोप लगा कि यह क्रिसमस की छुट्टी और पर्व के रंग में भंग है। यह दूसरे धर्मों के प्रति केंद्र सरकार की सोच का प्रमाण है। ध्यान रहे, स्मृति ईरानी यूं भी शिक्षा के भगवाकरण के एजेंडे के आरोप में गिरी हुई है। सवाल है, क्या एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 दिसंबर का दिन बतौर सुशासन दिवस मनाना चाहिए? एक दलील है कि नरेंद्र मोदी तो सुशासन के वायदे पर ही सत्ता में आए। उनके राज का हर दिन सुशासन वाला होना चाहिए। तब वे क्यों एक सुशासन दिवस मना रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन उनके नाम के दिवस पर विवाद होने देना भी ठीक नहीं है। सरकार क्यों क्रिसमस के पावन दिन पर ऐसा बखेड़ा कर रही है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। केंद्र सरकार ने संसद के अगले सत्र के लिए भी विपक्ष से टकराव मोल लिया है। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के एक ही दिन बाद बीमा और कोयला बिल पर अध्यादेश लाने के फैसले से विपक्ष में जबरदस्त नाराजगी है। हालांकि विपक्ष को इसका अंदाजा था, लेकिन उसके कुछ नेताओं का कहना है कि सरकार थोड़े दिन बाद ऐसा कर सकती थी। कोयला खदानों का आवंटन का पुराना अध्यादेश जनवरी के पहले हफ्ते तक प्रभावी था। उसी समय नया अध्यादेश जारी किया जा सकता था। इसी तरह सरकार अगर बराक ओबामा की भारत यात्रा से पहले बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाने का फैसला करना चाहती थी तो उसमें भी काफी समय बचा हुआ था। इसलिए संसद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के अगले ही दिन आनन फानन में उसका सत्रावसान करके अध्यादेश लाने से यह जाहिर हुआ है कि सरकार विपक्ष की परवाह नहीं कर रही है। लेकिन सवाल है कि बजट सत्र में जब ये बिल पास कराने की बारी आएगी तो सरकार क्या करेगी? केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और दूसरे नेताओं ने साझा सत्र बुलाकर बिल पास कराने का संकेत दिया है। यह संभव है कि सरकार बीमा और कोयला बिल को राज्यसभा में गिर जाने दे और उसके बाद साझा सत्र बुलाकर पास कराए। लेकिन यह प्रक्रिया कितने विधेयकों के मामले में दोहराई जाएगी? और यह सवाल भी है कि संविधान संशोधन के विधेयकों, खासकर जीएसटी बिल का क्या होगा? उसे तो दोनों सदनों से अलग अलग पास कराना होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर संगठन को ठीक करने के लिए पुराने प्रयोगों को आजमाने पर अड़े हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने संगठन के पदाधिकारी तय करने के लिए बिल्कुल निचले स्तर के कार्यकर्ताओं और प्रखंड व जिला स्तर के पदाधिकारियों की राय लेने की बात कही है। जयपुर के चिंतन शिविर में जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था तब उन्होंने सभी चुनावों में इस तरीके से टिकट बांटने का फॉर्मूला बताया था। उन्होंने कहा था कि प्रखंड व जिला स्तर के पदाधिकारियों की राय लेकर ही जिला व प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी महासचिव टिकट तय करेंगे। हालांकि ये प्रयोग ज्यादा सफल नहीं रहा। बहरहाल कांग्रेस के कई नेता इस बात से भी खुश हैं कि राहुल ने कम से कम पदाधिकारियों का चुनाव कराने की जिद तो छोड़ी। राहुल गांधी महासचिवों को बदलना चाहते हैं। पार्टी दफ्तर में बैठकर काम करने वाले महासचिव अब कांग्रेस में नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा है कि वो ऐसे सक्रिय महासचिव चाहते हैं जो गाँवों तक जाएं और लोगों से मिलें। राहुल ने भाजपा की तर्ज पर आक्रामक सदस्यता अभियान चलाने से भी इनकार किया है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि वो मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाने में यकीन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सदस्यों की संख्या भले कम हो, लेकिन वो ऐसे हो जो कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखते हों। इससे कई राज्यों के नेताओं ने संतोष की सांस ली है जो ज्यादा सदस्य नहीं बना पाए हैं। झारखंड के चुनाव नतीजों के बाद बिहार में भाजपा विरोधी पार्टियों का एकजुट होना शुरू हो गया है। दोनों पार्टियों के विलय की प्रक्रिया में शामिल एक नेता का कहना है कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को औसतन उतने ही वोट मिले हैं जितने उसे लोकसभा में मिले थे। उसे 30 से 35% वोट मिल रहे हैं। बाकी 65 से 70% वोट उनके खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए अगर उसका विरोध करने वाली पार्टियों को एकजुट कर दिया जाए तो आसानी से उसे रोका जा सकता है। इस गणित के आधार पर राजद व जदयू जल्द से जल्द विलय चाहते हैं। उसके बाद कांग्रेस के साथ तालमेल की बात हो जाएगी।
रहेगी। जानकार सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आला कमान की तरफ से इस बात की हरी झंडी हो गई है कि पार्टी बिहार में लालू और नीतीश के साथ मिलकर लड़ेगी। राहुल गांधी के साथ पार्टी के महासचिवों की बैठक में बिहार का मुद्दा उठा था। बताया जा रहा है कि पार्टी के दोनों आला नेता इस बात पर सहमत हैं कि झारखंड की गलती बिहार में नहीं दोहरानी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 20.5% और कांग्रेस राजद व जदयू गठबंधन को 14.5% वोट मिले हैं। दोनों को मिलाने पर भाजपा से ज्यादा वोट बनते हैं। सो बिहार में कम सीटें भी मिलती है तो कांग्रेस साथ में रहेगी। इसके अलावा राजद व जदयू अपनी तरफ से वामपंथी पार्टियों से बात करेंगे और अपने कोटे से उनको सीट देंगे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन दिवस के मौके पर आज पूरा दिन अपने चुनाव क्षेत्र में बिताया। उन्होंने अपने क्षेत्र बनारस पहुंचने पर कहा कि सुशासन और विकास ये दो रास्ते हैं जिनके जरिए देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था और पार्टी के सभी विधायकों से कहा गया था कि वे इस दिन अपने चुनाव क्षेत्र में रहें। बनारस जाने से पहले मोदी ने नई दिल्ली में वाजपेयी के जन्मदिन पर आयोजित सुशासन दिवस के कार्यक्रम में कहा है कि उन्होंने देश के लोगों से पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने का वायदा किया है और वे यह जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री ने बनारस पहुंचकर ट्वीट किया और कहा कि विकास और सुशासन आगे बढ़ने के एकमात्र रास्ते हैं। हम साथ मिलकर लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाएं और एक विकसित भारत स्थापित करें। प्रधानमंत्री का विमान दोपहर में बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री ने 80 घाट का भी दौरा किया, जहां उन्होंने नवंबर में सफाई अभियान की शुरुआत की थी। अपने चुनाव क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। वहां उन्होंने अच्छे शिक्षक तैयार करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे रोबोट पैदा हो। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा पद्धति रोबोट पैदा करने वाली नहीं बल्कि ज्ञान देने वाली होनी चाहिए। बीएचयू के कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और इसमें भारत को बड़ी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा की संस्कृति सबसे अच्छी होती है और यह मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में माता पिता के बाद सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक ही पीढ़ियों को तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अच्छे शिक्षक तैयार करें तो हम शिक्षक एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति फैलेगी। गौरतलब है कि आज बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन भी है, जिन्हें कल ही भारत रत्न दिया गया। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बारे में भाजपा संसदीय बोर्ड की पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। अरुण जेटली ने कहा है कि इस बारे में फैसला अमित शाह करेंगे। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के भाजपा विधायकों ने सरकार बनाने के बारे में आगे का फैसला करने के लिए शाह को अधिकृत किया है। जेटली ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के नए चुने गए विधायकों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार बनाने का फैसला 3 सिद्धांतों पर आधारित होगा। जेटली ने कहा कि विकास, भारत की संप्रभुता को मजबूत करने और क्षेत्रीय संतुलन कायम रखने के सिद्धांत पर जम्मू कश्मीर की सरकार बनेगी। उन्होंने सरकार गठन में भाजपा की महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत देते हुए कहा कि उसे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात से इनकार किया है कि जम्मू कश्मीर के निवर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उसके नेताओं की भेंट हुई है। हालांकि उमर की पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बुधवार की रात को दिल्ली में उमर अब्दुल्ला ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए अरुण जेटली से मुलाकात की थी। लेकिन भाजपा ने खंडन किया है कि पार्टी के महासचिव राम माधव ने ट्वीट करके बताया है कि भाजपा नेताओं की दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता से बैठक की खबरें बेबुनियाद है। उमर अब्दुल्ला दिल्ली में एक रात ठहरने के बाद वापस श्रीनगर गए। उमर ने इन अटकलबाजियों में पड़ने से इनकार करते हुए कहा कि वे शनिवार को लंदन जाने की तैयारी के तहत दिल्ली आए थे। वे अपने पिता फारूक अब्दुल्ला और अपनी मां को देखने लंदन जा रहे हैं। उनके पिता का हाल ही में किडनी का प्रत्यारोपण हुआ है। हालांकि उन्होंने बुधवार को कहा था कि अगर भाजपा उनसे बात करती है तो इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा पीडीपी के लिए अछूत नहीं है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैसे अछूत हो सकती है। असम में अलगाववादी संगठन एनडीएफबीएस के हमले और उसके बाद हुई जवाबी हिंसा में मरने वालों की संख्या 78 पहुंच गई है। बदले की कार्रवाई के तहत आदिवासी लोग बोडो समुदाय के घरों को आग लगा रहे हैं। हिंसा से बुरी तरह से प्रभावित हुए सोनितपुर जिले में आज सुबह 6 और शव बरामद किए गए हैं। इससे सोनितपुर में मरने वालों की संख्या 43 हो गई है, जबकि हमले में कुल 71 लोगों की मौत हुई है। नरसरहान के खिलाफ कल से किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 3 आदिवासियों की मौत हुई है। कोकराझार दूसरा जिला है जो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ पर आदिवासियों की ओर से की गई बदले की हिंसा में मानिकपुर और दीमापुर इलाके में 4 बोडो लोग मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज असम के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात की समीक्षा की। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि एनडीएफबीएस के जिस गुट ने यह हमला किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे सुनियोजित आतंक के खिलाफ केंद्र की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। राज्य में स्थिति की समीक्षा के लिए असम पहुंचे राजनाथ ने सोनितपुर जिले के विश्वनाथ चारियाली में संवाददाताओं से कहा कि सरकार इस संगठन से निपटने के लिए सख्त कदम उठाएगी और इसे प्रभावी ढंग से रोकेगी। संगठन के खिलाफ अभियान के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस संगठन के खिलाफ निश्चित तौर पर अभियान चलाया जाएगा, लेकिन अभी इसका समय नहीं बताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह हत्याएं उग्रवादी संगठन की ओर से हुई हिंसा की सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सुनियोजित आतंकी कार्रवाई है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
मोदी सरकार की मंशा को लेकर विपक्ष आए दिन सवाल खड़े कर रहा है। क्रिसमस और उसके बाद नव वर्ष तक जो छुट्टी के आदी है उनके लिए यह तकलीफदेह है कि क्रिसमस के दिन ऑफिस या स्कूल जाए और सुशासन का संकल्प ले। भारत राष्ट्र राज्य में काम की नहीं तफरीह की संस्कृति है, इसलिए सबको क्रिसमस के दिन का संकल्प अखर रहा है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। क्रिसमस के दिन सुशासन दिवस मनाने, सरकारी दफ्तरों में कामकाज होने, स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता आदि को लेकर जितने विवाद हुए, सरकार पर उनका कोई असर नहीं हुआ। सरकार ने संसद में हुए शोर शराबों की परवाह किए बगैर सुशासन दिवस की योजना पर आगे बढ़ने का फैसला किया। आज सरकारी दफ्तरों में सुशासन दिवस मनाया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कई जगह सफाई अभियान चलाए। स्कूलों में सुशासन के मौके पर हुई निबंध प्रतियोगिता की तारीख आगे बढ़ाई गई है, लेकिन स्कूलों में बच्चों को क्रिसमस के दिन ही निबंध ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुल मिलाकर सरकार इस पर हुए विवादों से अप्रभावित रही। असल में विपक्ष ने इस मुद्दे पर हंगामा करके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। यह सिर्फ सरकारी बाबुओं, कर्मचारियों या स्कूली बच्चों की छुट्टी खत्म करने का मामला नहीं था। अगर ऐसा होता तो विपक्ष ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर स्वच्छता दिवस मनाने और छुट्टी नहीं देने का विरोध भी किया होता, लेकिन तब किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन क्रिसमस के दिन सुशासन दिवस मनाने का जमकर विरोध हुआ है। यह संजोग है कि 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, इसलिए भाजपा की सरकार अगर उस दिन सुशासन दिवस मनाना चाहती है तो इस पर कैसे सवाल उठाया जा सकता है। आखिर कोई भी सरकार इस आधार पर तो अपना एजेंडा नहीं तय करेगी कि किस दिन की छुट्टी से सरकारी कर्मचारियों को फायदा है और किस दिन नुकसान है। इस साल क्रिसमस गुरुवार को था और उसके बाद एक दिन की छुट्टी लेकर 4 दिन का सप्ताहांत हो सकता है। क्या इस आधार पर सरकार का कोई एजेंडा तय होना चाहिए? बहरहाल नरेंद्र मोदी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक साथ कई परंपराएं तोड़ी। आमतौर पर नागरिक सम्मानों की घोषणा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर होती है, लेकिन उन्होंने इस बार मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर दोनों को भारत रत्न देने का ऐलान कराया। इसी तरह 25 दिसंबर को क्रिसमस के बावजूद सरकारी दफ्तरों में सुशासन दिवस मनाया गया। असल में विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने के लिए किसी बड़े सांप्रदायिक एजेंडे की तलाश में है। जिस समय क्रिसमस की छुट्टियों का विवाद हुआ, उसी समय देश के कई हिस्सों से धर्मांतरण की खबरें आने लगी। दोनों मुद्दे एक साथ मिल गए और विपक्ष को यह कहने का मौका मिला कि सरकार सांप्रदायिक एजेंडा चला रही है। ऐसे ही एजेंडे की तलाश में विपक्ष ने शिक्षा में कथित भगवाकरण को मुद्दा बनाया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार विकास के एजेंडे से भटक रही है, जबकि वह खुद उस एजेंडे पर चर्चा नहीं चाहती है। संसद के शीतकालीन सत्र में भी सांप्रदायिक मसलों पर विपक्ष के हंगामे की वजह से विधायी कामकाज अटका, पर इन आलोचनाओं की भी मोदी को परवाह नहीं है। वे अपने तय एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनके समर्थकों को यह अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री छुट्टियों में भी काम करता है। आखिर मोदी सुशासन, विकास, कड़ी मेहनत, मजबूत नेतृत्व जैसे मुद्दों पर ही चुनाव जीते हैं, इसलिए वे इन मुद्दों को नहीं छोड़ सकते हैं। विपक्ष ऐसे मुद्दों पर जितना विरोध करेगा उतना उनको फायदा होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद क्रिसमस और सुशासन दिवस पर चर्चा करेंगे। हिसाब से सरकार को यह वाहवाही करवानी थी कि क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज सुशासन का वादा करा रहे हैं, मगर अंग्रेजीदा मीडिया और भारत के एलिट वर्ग में क्रिसमस का अलग मतलब है। तभी वेंकैया नायडू ने लोकसभा में इस पर तूतू मेमे के वक्त सोनिया गांधी की कांग्रेस पे कटाक्ष करते हुए कहा, फैमिली का साथ देश का विनाश। समझा जा सकता है कि विवाद के क्या क्या छोर है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला है। शंभू जी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सरकार ने सुशासन दिवस मनाने का जो फैसला किया है, उसकी विपक्ष ये कहते हुए आलोचना कर रहा है कि ये क्रिसमस के त्योहार पे रंग का भंग है और इससे भगवा एजेंडा जाहिर होता है। क्या मानना है आपका? देखिए, सरकार के पिछले दिनों से जो भी काम हुए वो सारे के सारे कहीं ना कहीं संशय पैदा करते हैं। जैसे महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता दिवस मनाना, सरदार पटेल की जयंती पर, तो ये एक संशय तो पैदा करता है। लेकिन सुशासन दिवस मनाने की कल्पना इसके पहले ही कर ली थी। 2 साल पहले वीरभद्र ने सुशासन दिवस की बात करी थी कि चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को है और उन्होंने काफ़ी सुशासन में बहुत सारी बातें आई थी, लाहौर समझौते से लेकर के पोखरण विस्फोट तक। तो उसमें उन्होंने कहा था कि
चूंकि वाजपेयी जी का जन्मदिन है, इसलिए इसको हम सुशासन दिवस के तौर पर मनाएंगे। मौजूदा चूंकि अब एनडीए की सरकार है, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन दिवस मनाएंगे। इसमें अपोजिशन और खासतौर पर जो माइनॉरिटी जिस तरह भड़कता है कि इनके किसी फैसले पे, उसका भड़कना भी नहीं तो इसमें ये नहीं लगता कि ये बात का बतंगड़ ज्यादा है या सचमुच में संशय या एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत में हर बात को इस तरह रंग दिया जा रहा है? जी देखिए, दोनों चीजें हैं। बतंगड़ भी ज्यादा है कि एक सुशासन दिवस मनाने की चूंकि परिकल्पना पहले की है, उसे आगे बढ़ाया गया है। इसमें संशय इसलिए है कि चूंकि इसके पहले के सारे कार्यक्रम कहीं ना कहीं संशय पैदा करते हैं। नहीं, लेकिन उन पहले के भी संसद में अगर 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस है, कोई बुरा नहीं है, तो कोई बुरा मतलब देश में या राष्ट्र राज्य के नाते या प्रशासनिक उसके नाते इसमें क्या कमी गलती है? प्रॉब्लम ये कि अपोजिशन के पास मुद्दे भी तो नहीं ना। उनको लगता है कि मोदी का कोई भी कदम उनके लिए एक मुद्दा बन जाता है, तो उन्होंने उसे मुद्दा ज्यादा बना दिया। नहीं, पर आपको ये नहीं लगता कि इसमें विपक्ष अपने आप में ज्यादा अपने को उलझा रहा है, क्योंकि वो तो उस मुद्दे से स्वच्छ भारत से पूरे देश में फैल रहे हैं और वो उसमें मीन में निकाल के ज्यादा फंस रहा है। मैं इससे आपसे सहमत हूं कि सही बात है, क्योंकि इससे ये जिस तरह पोजीशन है, इसको हल्ला मचा रहा है, ये पूरे देश के स्तर पर जा रहा है। इसमें कहीं डाउटफुल नहीं है, क्योंकि वाकई 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और हम मनाया जाता रहा। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन है, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उनका जन्मदिन मनाने की बात भी कर रहे हैं। तो अपोजिशन इसमें खासतौर पर कांग्रेस फंस ज्यादा रही है, बजाय इसमें कोई निष्कर्ष निकालने के। उसमें फिर एक और दूसरा मामला आता है कि स्मृति ईरानी के मानव संसाधन मंत्रालय ने जो सर्कुलर दिया, उसमें सचमुच वो भी बात का बतंगड़ है कि या वो संचय के तहत ही चल के राजनीति हो रही है? एक्चुअली उसमें कहीं ना कहीं इनको थोड़ा विचार कर लेना था कि अगर हम 25 दिसंबर जो अभी तक बड़ा दिन या क्रिसमस जयंती के तौर पर मनाया जाता रहा है, ये बहुत पहले से हमारे यहाँ भी 200-250 साल से मनाया जा रहा है, अचानक उसमें बुलाया जाए कि बच्चे वहां आएंगे अपने अपने स्कूलों में, क्योंकि ज्यादातर स्कूल भी मिशनरीज संचालित करती हैं और वो बच्चे सुबह सुबह चर्च जाते हैं, वो आ नहीं सकते। तो उनको ये अपने आप स्वाभाविक तौर पर उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन है, इससे उन्होंने थोड़ा विरोध किया। उस विरोध को अपोजिशन पार्टी ले उड़ी और उस पर हंगामा कर दिया। हालांकि उसे बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था कि ये सिर्फ जो बच्चे आना चाहिए, सर्कुलर है और वो ऑप्शन है, ऑनलाइन प्रोग्राम वो है, उन्होंने सफाई दी अपनी कि ऑनलाइन भी इस पर प्रतियोगिता होगी। उसे अपोजिशन ने भड़काने की कोशिश ज्यादा की है। इस सब से मोटे तौर पर ये जो सुशासन है, या जो आपने कहा कि जैसे 2 अक्टूबर का हो या सरदार पटेल की जयंती हो, क्या लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी राजनीति और इन मामलों को एक बिल्कुल अलग ही पीक पे, अलग ही अंदाज में ले जा रहे हैं और विपक्ष उस पर रिएक्ट होने में बिल्कुल एक अजीब ही राजनीति कर रहा है? देखिए, अभी तक हम जिस माहौल में रहते आए हैं वो कांग्रेस का था। कांग्रेस का एक अलग एजेंडा था। कांग्रेस ने वो उस एजेंडा क्योंकि हटके हो रहा है, इसलिए बगावत ज्यादा होती है। बगावत भी हो रही हो, इसलिए लगता है कि बहुत कुछ जैसे बुनियादी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने कई चीजों में जब नई सरकार आती है और खासतौर पर वो सरकार जो जिसका एजेंडा ही अलग हो, तो रूप बदलता है। तो उनको लगता है कि जैसे इन्होंने जरा भी कदम उठाया महात्मा गांधी को लेकर तो हंगामा मचेगा, ये जब सरदार पटेल को नायक मानते हैं तो हंगामा मचेगा, जब महामना मदन मोहन मालवीय और सरदार इनको अटल बिहारी जी को या इंदिरा गांधी की जयंती पे या उनकी उस पे अलग तरह का एक एजेंडा बसता है। तो एक्चुअली नायक भी थोड़े बदले हैं ना, और हर खास वो हर सरकार को अब हक है उस बात का, हक है और अपने नायक तलाश करने का, वो अपने नायक अपनी विचारधारा के अनुसार काम करे, ये हक है उसका, ये हक है उसको। लेकिन अपोजिशन के पास एक तो मुद्दा नहीं है, उसमें ये हंगामा करते हैं। उसके बाद कई जगह अपोजिशन को थोड़ा नहीं, आपके अनुसार क्या अपोजिशन को इन मामलों में मोदी सरकार को या प्रधानमंत्री को भरोसे में लेना चाहिए, या जैसे चल रहा वो ठीक है नीति? मुझे लगता है कि इसलिए भी भरोसे में लेना चाहिए कि पिछले दिनों जो साध्वी निरंजन ज्योति वाला मामला हुआ, जो धर्मांतरण का मामला हुआ, बहुत छोटे लेवल के कार्यकर्ताओं ने कर दिया या जो हिंदूवादी संगठन उन्होंने कर दिया। क्योंकि आज बीजेपी का मतलब हिंदू संगठन एक ही जोड़ देते हैं। हो सकता है उनका बीजेपी से कोई वास्ता नहीं, लेकिन माना एक ही जाता है। ऐसी स्थिति में बेहतर रहता कि अपोजिशन को बता देते कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, महामना मदन मोहन मालवीय तो कांग्रेस के ही नेता। नहीं, आप इसके साथ में देखिए, इसमें प्रधानमंत्री की जो सोच है, भले सुशासन हो, भले स्वच्छता हो, या भले बीजेपी की जो सोच है भगवा, वो तो उनकी विचारधारा उनको मिले हुए जनादेश के अनुसार ही वो काम कर रहे हैं, या वो उसमें भी अभी विपक्ष को या पूरी राजनीतिक आम राय बना के काम होना चाहिए? चूंकि मैंने ये पहले भी कही गई बात कि एकदम से
परिवेश बदला है। एक नई सरकार आई है जिसके मानक अलग हैं, जिसके हीरो अलग हैं, जिसके नायक अलग हैं। ऐसी स्थिति में अपोजिशन का भी भड़कना स्वाभाविक है। उसको लगता है कि अब तक जो 60 साल तक इस देश में कांग्रेस जो चला आ रहा था, जो चला वो कैसे अलग हो रहा है, वो बदले हैं, इसलिए वो स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में संसदीय राजनीति में बेहतर ये होता है कि मिलजुल के चला जाए कुछ मुद्दों पर, जो मुद्दे हमारे प्रतीक हैं। नहीं, लेकिन उसमें फिर एक ये खतरा होता है कि भाई जैसा कांग्रेस का राज चल रहा था, वैसे जो कांग्रेस का अंदाज था, जो एक 67 साल से अंदाज चल रहा था, वही अंदाज ये भी चले तो वो फिर लकीर के फकीर वाली बात नहीं होगी। लेकिन तत्काल बदलने में फिर बगावत होती है। मतलब ये संकट तत्काल है कि भाई एकदम ड्रास्टिक चेंज है, इसलिए अगर ये ड्रास्टिक चेंज न होता, थोड़ा सा रुक जाया जाता, तो शायद इस चीज को अवॉइड किया जाता था जो हंगामा मचा है जी। और कुछ चीजें ये जो निचले स्तर पे हो रही हैं उनसे भी नमस्ता जी। आपके अनुसार इस खास तौर पे क्योंकि ये अल्पसंख्यक और क्रिसमस को लेकर इस बार जो हुआ, क्या सचमुच में अल्पसंख्यक या क्रिसमस समुदाय ये सचमुच में इन मामलों में वहां भी संशय हो रहा होगा क्या, राजनीति के अलावा? देखिए, अल्पसंख्यकों में आप अगर ये देखें कि कौन इसको हंगामा मचा रहा है, तो आप पाएंगे वही मचा रहे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पोषित जो नेता है उनके। आम अगर क्रिश्चियन से बात किया, जैसे अपने संपर्क में बहुत सारे आम क्रिश्चियंस हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो स्वाभाविक बात है, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि आप अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाते हो या महामना मदन मोहन मालवीय की। आखिर बीएचयू मना ही रहा था 2 साल से। हिमाचल और इसके पहले उत्तराखंड में ये जयंती ऑलरेडी वाजपेयी शासन वाली चली रही है, तो कुछ नया कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि इसको कांग्रेस ने उठाया, इससे कांग्रेस के ही सोच वाले, मतलब ये कांग्रेस का एक तरह से एजेंडा बन गया। जी शंभू जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।